नो सर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन तक कर लिया था, N2 वगैरह का। ओके। एक मिनट अभी स्टार्ट करते हैं, रुक जाइए। N2O का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे बस, नाइट्रिक एसिड प्रिपरेशन। ओके, ऑक्साइड्स वगैरह नहीं किया था ना अभी हम लोगों ने, कर लिए थे। यस सर। नाइट्रिक एसिड कंप्लीट कर लिया था। स्टार्ट करते हैं हम लोग एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, सॉरी, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस। तो यहाँ देखिए, फास्फोरस के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, और इसमें 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है इसका, फास्फोरस एंड इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। इसमें आपका 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। पहला आ जाता है आपका व्हाइट फास्फोरस, दूसरा आ जाएगा आपके पास रेड फास्फोरस, एंड द थर्ड वन इज ब्लैक फास्फोरस, ठीक है। इन्हीं 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग व्हाइट फास्फोरस की। तो ये जो व्हाइट फास्फोरस होता है आपका, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है, ये ट्रांसलूसेंट वैक्सी सॉलिड्स होता है, ट्रांसलूसेंट वैक्सी सॉलिड्स। दूसरा आ जाता है अपने पास पॉइजनस होता है। फिर आपके पास आ जाता है इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जो व्हाइट फास्फोरस होता है, इस ये क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। फिर यह हो जाता है इट ग्लोज इन डार्क, इट ग्लोज इन डार्क, जिसे हम कहते हैं कैमुलिसिन। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, कैमिलुमिनिसिन, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और कि ये जो व्हाइट फास्फोरस होता है आपका, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, रेड और ब्लैक से ज्यादा रिएक्टिव होता है बेसिकली, क्योंकि इसका जो एंगुलर स्ट्रेन होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो यूं भी कह सकते हैं कि ये सब कम स्टेबल होता है, मतलब हाई रिएक्टिव होता है देन रेड फास्फोरस बिकॉज ऑफ इट्स एंगुलर स्ट्रेन। और व्हाइट फास्फोरस का जो होता है फॉर्मूला, वो क्या होता है, P4 होता है। तो ये बेसिकली आप लोगों ने P4 का स्ट्रक्चर देखा होगा कि P4 कैसा होता है, ये इस तरीके से होता है, ठीक है, जिसमें एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। ये एंगल जो होता है 60 डिग्री का होता है, जिसकी वजह से ये एंगुलर स्ट्रेन आता है, और लेस स्टेबल होता है तो हाई रिएक्टिव हो जाता है। क्लियर है? यस सर। इसे लिख लीजिए। गुड। Sifat, am I audible to you?
शिवा हो गया आपका। चलो, इसकी यस दूसरी सर। पॉइंट जो होता है उसको लिखते हैं कि जब भी बॉइलिंग NaOH में डालते हैं इसको, ठीक है, जब भी आपको बॉइलिंग NaOH में P4 को डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फॉस्फीन प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? फॉस्फीन प्रोड्यूस होता है, PH3, और उसके साथ देता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, ठीक है, तो NaH2PO2, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। इसे भी लिख लीजिए, बैलेंस कर सकते हैं आप लोग इजीली। यहाँ पे 3NaOH कर देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, P4 है तो यहाँ पे 4P कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। फिर व्हाइट फॉस्फोरस लेस स्टेबल होता है, ठीक है, इट इज लेस स्टेबल देन रेड फॉस्फोरस, therefore more reactive because of its angular strength. दूसरी बात इसमें ये भी आ जाता है कि ये चूंकि लेस स्टेबल होता है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट रेडिली कैचेज फायर। चूंकि ज्यादा रिएक्टिव होता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ये P4O2 से रिएक्ट करके P4O10 बना लेता है। 5O2 कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा आपका। और इसको आपको पता है कि इसका स्ट्रक्चर भी मैंने सिखाया था जब P4O6 कर रहे थे, P4O8 कर रहे थे और P4O10, ठीक है। तो बेसिकली जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है बहुत जल्दी उसमें बर्न करने लगता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू गिव P4O10। वेरी गुड। सबका हो गया, शिबा आपका भी हो गया। यस सर। चलिए, अब देखिए रेड फॉस्फोरस की बात करते हैं। रेड फॉस्फोरस की जब बात करेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये व्हाइट फॉस्फोरस से ही बनता है। जब भी हम 573 केल्विन पे व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करते हैं तो अपना रेड फॉस्फोरस देता है, और ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? पॉलीमेरिक फॉर्म में, पॉलीमर फॉर्म में होता है। इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज ऑब्टेन्ड, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग white phosphorus at 573 केल्विन, ठीक है। जब हम हीट करते हैं, ठीक है, अंडर हाई प्रेशर, ठीक है, इसको क्या करना है? अंडर हाई प्रेशर, उसमें क्या होता है? सीरीज ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस बनता है जो कि पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है। अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। ये नॉन पॉइजनस होता है, नॉन पॉइजनस होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज कार्बन डाइसल्फाइड, insoluble in water as well as CH2 कार्बन डाई सल्फाइड, ठीक है। और ये जो होता है लेस रिएक्टिव होता है, यानी मोर स्टेबल देन व्हाइट फॉस्फोरस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फॉस्फोरस। इट डजंट ग्लो इन डार्क, इट डजंट ग्लो इन डार्क। उसके बाद होता है इट इज इन पॉलीमेरिक फॉर्म, इट इज पॉलीमेरिक,
और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे होता है, पी हो गया यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे पी हो गया, ये ऐसे 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 ऐसे, एक बॉन्ड ये खाली रहता है, इधर से ये खाली रहेगा, फिर यहाँ से पी ऐसे ही ये चलता जाता है। तो ये होता है आपका, और ये टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर में होता है। किसमें होता है? टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रा। प्रिपरेशन आप लोग खुद से कर सकते हैं कि नहीं? जैसे फॉस्फिन हो गया, पीएच3 हो गया, हेलाइड, ट्राई हेलाइड हो गया, पीसीएल3, पीसीएल5, ये सब तो कर सकते हैं ना? Yes, sir. वेरी गुड फातिमा, डन। सबका हो गया। Done, sir. ओके, अब देखिए लास्ट वाला पॉली एलोट्रॉप्स आ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक फॉस्फोरस। ये ब्लैक फॉस्फोरस जो होता है ना, दो टाइप का होता है। एक होता है आपका अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, दूसरा होता है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। तो यहाँ पे दो चीजें आता है, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, और यहाँ पे आता है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस की। तो इसको हम ऑब्टेन कैसे करते हैं? अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस को बेसिकली हम लोग हीट करते हैं एक सील्ड ट्यूब में एट 803 केल्विन। देखिए बेसिकली होता क्या है, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस बनाने के लिए हम रेड फॉस्फोरस को हीट करते हैं सील्ड ट्यूब में एट 803 केल्विन, तो अपना अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस बनता है। पानी दे दें। तो देखिए ब्लैक फॉस्फोरस में हम ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज फॉर्म्ड व्हेन red phosphorus is heated in a sealed tube at 803 Kelvin। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इट डजेंट ऑक्सीडाइज इन एयर, इट डजेंट ऑक्सीडाइज। इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, बस ये जो प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूँ उसे ध्यान में रखना आप लोगों को। इट डजेंट ऑक्सीडाइज इन एयर, ठीक है। जबकि हम लोग बीटा ब्लैक फॉस्फोरस की बात करें, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं इट इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग white phosphorus at 473 Kelvin under high pressure, under high pressure। It doesn't burn in air, it doesn't burn in air up to 673 Kelvin। ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही थी अपने एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस की, ठीक है। हो जाए तो बताइएगा। वेरी गुड फातिमा शिबा। Done, sir. ओके। देखिए इस ग्रुप में कुछ प्रिपरेशन है जिसको आप लोगों को खुद करना है, ठीक है।
जैसे PH3 हो गया, PH3 का तो एक मैंने बता ही दिया कि जब बॉइलिंग NaOH में डालते हैं P4 को तो PH3 और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनता है। फिर आ जाएगा आपका PCl3 और फिर आ जाएगा आपका PCl5। PCl5 के बारे में हर चीज हम लोगों ने पढ़ा है ना, कि इक्विटोरियल, एक्सियल, ये सारी चीजें किया था कि नहीं हम लोगों ने, फातिमा? यस सर। हाँ, तो इसकी बस प्रिपरेशन आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है? इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं इन तीनों को देख लीजिएगा, हो जाएगा ये? कर सकते हैं या मैं कराऊं? सर हो जाएगा। ओके ओके, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे आता है अपने पास ग्रुप 16 एलिमेंट। ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ग्रुप 16 एलिमेंट्स की बात करें तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है। तो O सही से T O, ठीक है? ये ऑक्सीजन हो गया, आपका सल्फर हो गया, सेलेनियम, टेलुरियम, और उसके बाद क्या आ जाता है, पोलोनियम आ जाता है, ठीक है? अब इसमें बात करते हैं हम नॉन मेटल कौन कौन सा है। तो ये ऊपर के जो दो होते हैं ये नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। और सेलेनियम टेलुरियम जो होता है ये क्या होता है आपका, मेटलॉयड होता है। क्या होता है? मेटलॉयड होता है। और पोलोनियम वही मेटल आ जाता है। क्या हो जाता है? मेटल आ जाता है, ठीक है? पहले ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आ जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की जब आप लोग बात करेंगे तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट पूरे ग्रुप का जो वैरी करता है वो वैरी करता है -2 टू +6। अब जाहिर सी बात है ऑक्सीजन +6 नहीं देगा, ठीक है? लेकिन ये पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं तो -2 टू +6 होता है, ठीक है? क्योंकि ऑक्सीजन तो सेकंड पीरियड एलिमेंट है, वो +6 नहीं शो करेगा, ठीक है? बाकी के नीचे शो कर सकते हैं, ठीक है? ये यहाँ से यहाँ तक वैरी करता है। उसके बाद जब कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है +4 एंड +6 होता है, ठीक है? क्या होता है? +4 एंड +6 होता है। वहीं पे बात करते हैं हम लोग कि ग्रुप एलिमेंट, ग्रुप 16 एलिमेंट जो होता है एक्सेप्ट ऑक्सीजन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है, ठीक है? यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेप्ट ऑक्सीजन, एक्सेप्ट ऑक्सीजन ग्रुप 16 एलिमेंट shows +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें और भी कुछ ध्यान में रखने वाली बात है। ऑक्सीजन जो होता है आपका वो -2 शो कर सकता है, -1 शो कर सकता है, +1 शो कर सकता है और +2 शो कर सकता है, ठीक है? ग्रुप 16 एलिमेंट ऐसा भी होता है कि जैसे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में डाउन द ग्रुप ये क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है? डाउन द ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि पहले यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग। हो गया शिवा? शिवा नेटवर्क। यस सर। ओके। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑर्डर की जब बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? पोलोनियम का होगा, उसके बाद टेलुरियम का होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सेलेनियम का होगा, और उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन की तो बात ही नहीं करेंगे, सेकंड पीरियड एलिमेंट है, और सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, सल्फर का होगा, ठीक है? और जैसे -2 की बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेंडेंसी टू शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे आपको। वेरी गुड सिफर।
एटॉमिसिटी पता है आप लोगों को, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, से क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एटॉमिसिटी की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ सही से टी ओ। ठीक है, ये तो आपका मेटल है, मेटालिक बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, मेटालिक बॉन्ड बनाएगा। इधर आएंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमेशा क्या दिखेगा आपको, O2 के फॉर्म में दिखेगा। एस जो होता है एस8 के फॉर्म में होता है, सेलेनियम भी Se8 के फॉर्म में होता है। और ये जो होता है आपका पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है, किसमें होता है, पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 15th ग्रुप में आप लोगों को बताया था कि जो नाइट्रोजन होता है वो डायटोमिक के फॉर्म में होता है, बाकी टेट्राएटॉमिक के फॉर्म में होता है। यहाँ पे ये किस फॉर्म में होता है, ऑक्टा, ऑक्टा में होता है। किस में होता है, ऑक्टा में होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपका पीपाई पीपाई बॉन्डिंग पॉसिबल होता है। ठीक है, पीपाई पीपाई बॉन्डिंग पॉसिबल होता है, जिसके वजह से मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है, और जहां भी मल्टीपल बॉन्ड बनता है वहां पे लेंदी चेन नहीं बनते। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या होता है आपका पीपाई पीपाई बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होता है, जिससे मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता है, तो सिंगल बॉन्ड बना के ये अपने चेन को लेंदी कर लेता है। क्लियर है। वेरी गुड। डन सर। एक मिनट, सबका हो गया। चलिए टॉपिक डालिएगा जरा। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, जैसे एसेट है, ठीक है, ये सल्फर जो होता है एसेट के फॉर्म में होता है। और ये जो एसेट है आपका, ये आपके क्राउन शेप में होता है। किस शेप में होता है, क्राउन शेप में होता है। तो ये बेसिकली अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, हर कॉर्नर पे क्या है, सल्फर है। यहाँ भी सल्फर है, यहाँ भी सल्फर है, यहाँ भी सल्फर है, यहाँ भी सल्फर। यहाँ पे सवाल पूछा हुआ है आपका कि कितने लोन पेयर होंगे। तो एक सल्फर दो बॉन्ड बना रहा है दो बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, बाकी उसके आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो बॉन्ड बनाने में आपका दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो एक सल्फर पे दो लोन पेयर बचेगा। तो टोटल सल्फर कितने हैं, 6 है। तो 6 2 12 लोन पेयर होंगे, यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 24 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और ये डायमैग्नेटिक होता है, नहीं एसिड, हाँ ये डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, ऐसे ही सल्फर जो होता है S6 के फॉर्म में भी होता है। किसके फॉर्म में होता है, S6 के फॉर्म में होता है, और ये चेयर फॉर्म में होता है। ये इसका स्ट्रक्चर जो होता है चेयर फॉर्म में होता है। और इसे देखना चाहे तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं, चेयर फॉर्म में। यहाँ भी देख लीजिए, एक सल्फर यहाँ होगा 1 2 3 4 5, और यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है, फिर एक और फॉर्म होता है सल्फर का जो S2 के फॉर्म में होता है, ये वेपर फेज में होता है। ठीक है, किस फेज में होता है, वेपर फेज में होता है। और ये पैरामैग्नेटिक होता है, जैसे O2 पैरामैग्नेटिक होता है, S2 भी क्या होता है आपका, पैरामैग्नेटिक होता है। इस बात को ध्यान में रखना आप लोगों को। हो गया। वेरी गुड शिवा। यस सर। चलिए, अब देखिए हम लोग इसकी बात करेंगे, फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये फिजिकल स्टेट भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। वो सही से टीपो में क्या आ जाएगा आपके पास, ये जो होता है आपका गैस में होता है। ठीक है, बाकी सारे के सारे किस में होते हैं, सॉलिड में होते हैं। ठीक है, ड्यू टू ऑक्टा एटॉमिक, ठीक है, कोवलेंट नेटवर्क बनाता है, जिसकी वजह से सल्फर टेलुरियम सेलुनियम वगैरह भी क्या होते हैं आपके उसमें फॉर्म हो जाते हैं, सॉलिड में होते हैं। क्लियर है।
कैटिनेशन टेंडेंसी की बात करें, ये छोटी छोटी बातें हैं जो ऑलरेडी आप लोगों को आता होगा, क्योंकि वहां पे भी हम लोगों ने पढ़ा था 15th ग्रुप में। कैटिनेशन टेंडेंसी में क्या होता है, कैटिनेशन जो होता है बेसिकली, अगर हम ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें तो ऑक्सीजन और सल्फर में कैटिनेशन टेंडेंसी जो होगा सल्फर में ज्यादा होगा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड बनाता है और ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। दूसरी बात कि अगर सिंगल बॉन्ड में ही अगर देखें हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके पास लोन पेयर होगा, और लोन पेयर होने की वजह से ऊपर से इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो ये जैसे जैसे बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से कम स्टेबल होगा, इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, इस पे भी लोन पेयर होता है। यहाँ कम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, इसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है, तो ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो होता है ज्यादा शो करता है। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो आप लोग बताइए इनमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, इसको आप लोग करते जाइए। बॉइलिंग पॉइंट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। शिवा बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग कर सकती हैं इसे आप। फातिमा, शिफत, टेलुरियम, पोलोनियम, सेलेनियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, वेरी गुड। देखिए इसमें होता क्या है कि सबसे ज्यादा, देखिए एक तो हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, और ये भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब देखिए यहाँ पे बात ये आती है कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट इसका है, तो इसका होना चाहिए, ठीक है, ऐसे कुछ होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है, ड्यू टू पॉलीमेरिक फॉर्म टेलुरियम का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद आता है पोलोनियम का, उससे कम होता है सेलेनियम का, सेलेनियम से कम सल्फर का, और सल्फर से कम ऑक्सीजन का। ये होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। अब यहीं पे मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो फातिमा इसका भी बताइए मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? सेम ऑर्डर होगा, सेम ऑर्डर होगा, वो इसलिए क्योंकि ये जो टेलुरियम है बेसिकली, टेलुरियम जो होता है ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है, तो ये स्ट्रांग होता है, टाइटली पैक्ड होता है। तो टेलुरियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फिर पोलोनियम का, फिर सेलेनियम का, क्योंकि इनमें क्या होता है ऑक्टा एटॉमिक वगैरह बनता है। ठीक है, इस वजह से इनका ज्यादा होगा। ये मेटल हो गया, ये सेलेनियम और सल्फर जो होता है वो ऑक्टा एटॉमिक बनाता है, इस वजह से इनका ज्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन का सबसे कम हो जाएगा। शिवा आपको समझ में आ रही है बात? शिवा, यस सर, ओके, हो जाए तो बताइएगा ये। शिफर, सर डन, ओके। चलिए, अब देखिए अपने पास क्या आता है, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात आती है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी की जब बात आती है तो इसका डेफिनेशन आप लोगों को 11 से ही पता चल गया है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, और जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कहाँ से निकालेंगे, आउटर मोस्ट सेल से निकालेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जस्ट सपोज एक कोई एलिमेंट है और इसमें कुछ एनर्जी दिया मैंने और ये कन्वर्ट हो गया एम प्लस में, एम प्लस गैसियस स्टेट में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, फैक्टर पे, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप बात आती है आपकी साइज ऑफ एटम की। साइज ऑफ एटम जितना बड़ा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतना कम होगा। ठीक है, साइज ऑफ एटम की जब बात करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ एटम ज्यादा होगा, बड़ा होगा, तो उसमें होगा क्या आपका कि न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा। ठीक है, जिससे इजीली निकाला जा सकता है। ठीक है, बी जो आ जाएगा जेड इफेक्टिव की बात करते हैं। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा आपका, तो साइज क्या होगा यहाँ पे, डिक्रीज करेगा।
ठीक है, साइज डिक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जेड इफेक्टिव जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होता है। सी में आ जाता है आपके पास हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड की बात आ जाती है। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड की जब बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पे फोकस रखिएगा एक बात पे कि ये ज्यादा स्टेबल होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल फुल फील्ड होता है, उसके बाद हाफ फील्ड होता है। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी चेक करना होता है आपको, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी चेक करना होता है। अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। डी जो फैक्टर आता है एस पी डी एफ, ठीक है, हमें पता है कि एस जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, न्यूक्लियस के करीब होता है, न्यूक्लियस के नजदीक होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा। ठीक है, और पी जो होगा उससे थोड़ा आसान होगा एज कंपेयर टू एस, एंड डी जो होगा उससे आसान होगा, और एफ जो होगा सबसे कम होगा। ठीक है, इजी है। यहाँ पे एक पॉइंट लिख के आप लोग, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉइंट ये है कि सी और डी जो होता है बेसिकली आपका वो अप टू फोर्थ पीरियड तक वैलिड होता है, फिफ्थ और सिक्स्थ में नहीं जाता। ठीक है, 2, 3, 4th पीरियड तक चलेगा, फिफ्थ और सिक्स्थ में काम नहीं करेगा। उसका भी रीजन पता चलेगा आपको कि क्यों नहीं करता है। हो गया फातिमा, शिफत, ये डन अभी लिखा आपने? ओके। तो यहाँ पे एक नोट डाल के जरूर पॉइंट लिखिएगा आप लोग। जो सी एंड डी है आपका इज वैलिड अप टू फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड, अप टू फोर्थ पीरियड का मतलब क्या हो गया, सेकंड पीरियड में भी काम करेगा, थर्ड पीरियड में भी काम करेगा, और फोर्थ पीरियड में भी काम करेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसे लिख लीजिए आप। अगर स्टेबिलिटी हम लोग देखें, हीलियम, नियोन, हेनानी आराम कर जिंदा रहेगी, जेनॉन एंड रेडॉन, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये हो जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। शिवा, फातिमा, इनमें सबसे ज्यादा मुश्किल किसमें होगा इलेक्ट्रॉन निकालना? सब में होगा। ठीक है, सबसे पहली बात क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है इसके पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा सबसे ज्यादा नजदीक होगा। ठीक है, एस में ही होगा। तो स्टेबिलिटी अगर देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल हीलियम होगा। ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं? चलिए, अब देखिए जरा, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे थे तो आप लोग थोड़ा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इनमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बताइए। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अरेंज करिए इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी।
कर सकते हैं इसे आप लोग। सबसे ज्यादा नियोन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरोन एंड लिथियम। वेरी गुड। सबसे ज्यादा देखिए इनमें जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसके पास है, यही नोबल गैस है, तो नियोन का सबसे ज्यादा होगा। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये फ्लोरीन हो जाएगा। उसके बाद बात करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ये हाफ फील्ड होता है तो नाइट्रोजन का हो जाएगा। उसके बाद बात करें हम लोग नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उसके बाद देखिए आप लोगों को ये तो पता होगा लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज इंक्रीज करता है आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर कार्बन का हो जाएगा बोरोन। बेरिलियम में आपको पता होना चाहिए कि ये 1s2 ये 2s2 है, ठीक है, तो बेरिलियम का ज्यादा होगा, देन बोरोन का होगा, उसके बाद किसका होगा, लिथियम का होगा। क्लियर है। अगर इसी का मैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ लेता हूं, ठीक है, इसका सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सॉरी ये रहा, इसका मैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ लेता हूं, तो बताइए क्या होगा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। बता सकते हैं आप लोग। फातिमा। तो देखिए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो बेसिकली सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में, ठीक है, ये ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है तो ये किस में होगा, Li प्लस में होगा, ये Be प्लस में होगा, बी प्लस में होगा, सी प्लस में होगा, एन प्लस में होगा, ओ प्लस में होगा, एफ प्लस में होगा और Ne प्लस में होगा, ठीक है। तो इनमें अब हम देखेंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने वाला कौन है, तो ये है, ये हीलियम का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया हुआ है ये। तो लिथियम का सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा लिथियम का सबसे ज्यादा, लिथियम। बोरोन का कैसे होगा, 1s2 2s2। लिथियम, बेरिलियम, नियोन, नियोन सबसे लास्ट में चला गया। इधर देखिए इसमें क्या हो जाएगा, मैं अभी अच्छे से लिख रहा हूँ यहाँ पे, Li प्लस, फिर यहाँ आ जाएगा Be प्लस, फिर यहाँ आ जाएगा बोरोन प्लस, फिर यहाँ आ जाएगा C प्लस कार्बन, फिर नाइट्रोजन प्लस, यहाँ पे आ जाएगा O प्लस, यहाँ पे आ जाएगा F प्लस, यहाँ पे आ जाएगा नियोन प्लस, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो ये तय है कि लिथियम का होगा, लेकिन ये क्या है, आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ये नोबल गैस है। यहाँ पे क्या था, 1s2 2s2 2p6, इसको एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया इसमें, तो अभी भी किसमें बचा है, 2p5 बचा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से इजीली निकल जाएगा, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो इसका दूसरे में क्या आ जाएगा, Ne प्लस आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे ये O प्लस हाफ फील्ड हो गया है, तो हाफ फील्ड का सबसे ज्यादा होगा O प्लस आ जाएगा। यहाँ पे F प्लस की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 2p5 होना चाहिए, ये 2p4 हो गया, अभी भी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो F प्लस आ जाएगा। फिर आप लोगों का नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन प्लस आएगा, फिर बोरोन आ जाएगा, फिर कार्बन आएगा, फिर बेरिलियम आएगा। इस ऑर्डर को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये अचीव करेगा सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अगर ऐसे ध्यान में नहीं आ रहा है तो इसको देखिए, एक ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। इसको समझने का सबसे आसान तरीका, जब मैंने लिखा था लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फ्लोरीन, नियोन। एक बात बताइए, ये कौन से ग्रुप का है? ये 1A ग्रुप का है। ये कौन से ग्रुप का? 2A। ये 3A। ये कौन से ग्रुप का है? 4A, 5A, 6A, 7A। ये हो जाएगा आपका 8A। तो हमें पता है 8A जो होता है बेसिकली वो जीरो ग्रुप होता है, तो वो सबसे ज्यादा होता है उसका, नियॉन का सबसे ज्यादा होगा। तो अब इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपने ये वाला जो आपने सही किया है, नियॉन के बाद क्या आ गया? फ्लोरीन आ गया। नियॉन के बाद क्या आ गया? ये एक ट्रिक है, ऐसे याद हो जाता है इजीली। ठीक है, नियॉन के बाद फ्लोरीन आ गया। फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है, बेरिलियम, बोरोन, एंड देन क्या आ जाएगा? लिथियम आ जाएगा। तो बेसिकली हमने किया क्या है? सबसे पहले लिया 8, फिर इस नंबर को ध्यान में रखिएगा, 8। 8 के बाद आपने क्या ले लिया? 7। 7 के बाद आपने क्या लिया है? 5। तो 8, 7, 5। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद क्या लिया आपने? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 6 पे आ रहा है। उसके बाद क्या लिया आपने? कार्बन। कार्बन 4 पे आ रहा है। कार्बन के बाद बेरिलियम लिया आपने। बेरिलियम कितने पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है। ठीक है, बेरिलियम के बाद आपने क्या लिया? बोरोन। बोरोन कितने पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है। 3 के बाद आपने क्या लिया? लिथियम। ये 1 पे आ रहा है कि नहीं? ये नंबर ध्यान में अगर हो आपके तो ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप खुद देखिए। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये Li+ जो है ये 8 ग्रुप का हो गया, जीरो ग्रुप का हो गया, क्योंकि ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुका है। ठीक है, ये 8 ग्रुप का हो गया। ये जो है आपका बेरिलियम, बेरिलियम के क्या होता है? 1s2 2s2 होता है, लेकिन इसमें अब 2s1 बचा, यानी ये फर्स्ट ग्रुप का हो गया, 1A ग्रुप का हो गया। ये 2A ग्रुप का हो गया। ये 3A का हो गया। ये 4A का हो गया। ये 5A का हो गया। ये 6A का हो गया। और ये क्या हुआ? 7A का हुआ, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन में 6 हो गया। ऑक्सीजन में 5 हो चुका है, क्योंकि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन में 4 हो गया, क्योंकि 5 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 4 का हो गया। अब इस वाले को ध्यान में रखिए, 8, 7, 5, 6, 4, 2, 3, 1। तो 8 वाला ग्रुप कौन है? लिथियम है। 7 वाला ग्रुप कौन है? 7 वाला ढूंढिए जरा, Na+ है, तो Na+ हो गया। उसके बाद 5th वाला ग्रुप कौन है? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आ गया। 6th वाला ग्रुप फ्लोरीन है, तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ये प्लस प्लस प्लस। समझ में आया क्या? फातिमा? ओके, इसे लिख लीजिए आप लोग। हो गया। चलिए, अब देखिए अपने पास क्या आता है। जैसे रिएक्टिविटी वगैरह की बात करते हैं। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन या रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। तो जब भी रिएक्टिविटी की बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के साथ मिलके ये किस टाइप का फॉर्मूला बनाता है? EO2 फॉर्मूला बनाता है या EO3 बनाता है? ठीक है, EO2 या फिर EO3 बनाता है। आपने देखा होगा, जैसे E के जगह पे ये क्या है आपका? सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, और आपका क्या आ जाएगा? पोलोनियम हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे SO2 हो गया आपका, SO3 हो गया। TiO2 सेलेनियम डाइऑक्साइड या सेलेनियम ट्राइऑक्साइड वगैरह बनाता है। और ओजोन एक बनाता है आपका, ओजोन को क्या हो जाता है? O3 हो जाता है। क्या हो जाता है? O3 हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जब भी कोई भी एलिमेंट अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है,
तो वो क्या होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो क्या होता है आपका, नहीं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। जस्ट सपोज कि सल्फर जो है वो +2 में है, ठीक है, तो ये और ले सकता है रिड्यूस होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में होगा। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा S+4, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हो गया, जैसे सपोज S+2 में है तो ये और भी जा सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन देके हाइयर में जाना चाहेगा, और जब भी हाइयर में जाएगा इलेक्ट्रॉन देके तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह शो करेगा। और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। ये रेडॉक्स रिएक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्लियर है? फातिमा, शिवा। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन की जब बात करते हैं हम लोग, तो हमारे पास जो यहाँ पे एलिमेंट बनता है वो किस टाइप का बनेगा, H2O। तो यहाँ पे इस तरह लिख देंगे H2E। ई जो होगा आपके पास, यहाँ पे ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, सेलेनियम भी हो सकता है, टेलुरियम भी हो सकता है, और पोलोनियम भी हो सकता है, ठीक है। इसका कंपेरिजन हम लोग बाद में करेंगे, कौन ज्यादा एसिडिक है कौन ज्यादा बेसिक है, ये साथ साथ में आप लोग लिखते जाइए। फिर आपके पास आ जाएगा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ दो टाइप का फॉर्मूला बनाता है। दो टाइप का फॉर्मूला कौन बनाएगा, EX4 बनाएगा या फिर EX2 बनाता है। एक्स जो है क्या है आपका, हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। सल्फर जो होता है वो हेक्सा फ्लोराइड भी बनाता है टेट्रा फ्लोराइड वगैरह भी बनाता है। हो गया। अब देखिए यहाँ बात आती है प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन में अपने पास क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे हम लोग, तो हमारे पास सबसे पहले डाई ऑक्सीजन आता है। जैसे वहाँ डाई नाइट्रोजन आया था तो अपने पास आएगा डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, O2। अब इसकी प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन, अब देखिए प्रिपरेशन में होता क्या है, अलग अलग तरीके हैं प्रिपरेशन करने के। जैसे मर्क्यूरी ऑक्साइड है, 2HgO है, इसको सीधे सीधे हम लोग हीट करेंगे 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो मर्क्यूरी अलग हो जाएगा, ये O2 अपने को मिल गया, ठीक है। तो ज्यादातर जो रिएक्शन है इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जैसे मान लीजिए MnO2 को ही हीट किया मैंने, तो ये क्या दे देगा, 2Mn दे देगा, मैंगनीज दे देगा, और O2 2O2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्रिपरेशन है। आपने ये रिएक्शन भी देखेगा, KClO3 का देखा होगा आपने, इसको हीट करते हैं तो 3KCl, ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा, 3O2 बाहर निकल जाएगा। KClO3 2KCl कर दीजिए यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसको भी बैलेंस कर देते हैं हम, ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2KCl+3 हो, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं करने के। लेड ऑक्साइड को भी करेंगे तो लेड ऑक्साइड बाहर हो जाएगा। जैसे जस्ट सपोज अपने पास क्या है, 2PbO2 है, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, 2PbO2 है ये PbO2, और इसको हीट किया हमने तो 2PbO बाहर निकल जाएगा और O2 बाहर निकल जाएगा। तो हम प्रिपेयर किसकी कर रहे हैं, प्रिपरेशन किसकी कर रहे हैं, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन इजिली हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर वाला भी होता है, ये सारे रिएक्शंस लिखेंगे अभी हम लोग। ये KClO3 वाला जो है आपका, ये लेबोरेटरी मेथड यूज है, ठीक है। लेबोरेटरी में ऐसे ही बनाते हैं हम लोग ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन, लेबोरेटरी मेथड।
हो गया। अब देखिए स्लाइड चेंज करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ये एक कलरलेस गैस होता है। प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, इट इज कलरलेस एंड odorless, जो कि मोस्ट ऑफ द गैस होते हैं। इट हैज, मतलब ऑक्सीजन को बेसिकली 3 स्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन एटम हैज 3 स्टेबल आइसोटॉप्स। जो कि क्या होता है, वो 16 होता है, वो 17 होता है और वो 18 होता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। इससे लिख लीजिए। ऑक्सीजन ऑलमोस्ट सबसे रिएक्ट करता है एक्सेप्ट वो जो आपके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, मेटल होते हैं, जैसे मान लीजिए गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, नोबल मेटल्स, उनसे रिएक्ट नहीं करता। इसके बाद बात करेंगे हम ओजोन की। ओजोन को क्या कहते हैं, O3 कहते हैं। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ओजोन में हम करते क्या है कि 3O2 को तोड़ के हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, 2O3 में। यहाँ पे डेल्टा एच जो होता है बेसिकली ये क्या होता है, +142 किलो जूल पर मोल। अगर डेल्टा एच इतना दे रखा है यानी हमने एनर्जी, ये क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो एक बेसिकली इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू, प्योर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू ड्राई ऑक्सीजन को पास करते हैं तो अपने को क्या दे देता है, ओजोन दे देता है। ठीक है, ये तरीका इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। इसको मैं लिख देता हूँ, इट इज प्रिपेयर्ड बाई, it is prepared by passing silent electric discharge, silent electric discharge through pure and dry oxygen, pure and dry oxygen, तो आपको मिल जाता है ओजोन मिल जाता है। ठीक है। फिर इसकी प्रॉपर्टीज चेक कर लेंगे हम लोग। अब देखिए ये O3 बेसिकली एक टेस्टिंग में भी यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज लिख दें तो ओजोन जो होता है वो पेल ब्लू कलर का होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओजोन इज अ पेल ब्लू गैस। ठीक है, डार्क ब्लू लिक्विड एंड वॉयलेट ब्लैक सॉलिड। अलग अलग स्टेट में अलग अलग कलर दे रहा है ये, वॉयलेट ब्लैक सॉलिड। थर्मोडाइनेमिकली ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, O3। और जब इसकी बात करते हैं यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, टेस्ट फॉर ओजोन, टेस्ट फॉर ओजोन। O3 की टेस्ट जो होती है मर्क्यूरी के हेल्प से होती है, तो यहाँ पे टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी लिखा जाता है। टेस्ट फॉर ओजोन को क्या कहते हैं, टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। तो बेसिकली जब भी आपका मर्क्यूरी क्या होता है, लिक्विड होता है जो फ्लो करते रहता है, तो जब भी ओजोन के कांटेक्ट में आता है ये स्टिक करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो वहां से पता चलता है कि यहाँ पे ओजोन है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्योर मर्क्यूरी इज अ मोबाइल लिक्विड, प्योर मर्क्यूरी इज अ मोबाइल liquid, but when brought in contact
with O3, its mobility decreases and starts sticking to glass surface, forming a type of tail. Due to the dissolution of HgO, Hg2, मर्क्यूरी सब ऑक्साइड भी कहते हैं इसको। Hg2O को क्या कहते हैं? मर्क्यूरी सब ऑक्साइड। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रिपरेशन अब बहुत ही आसान है। जो इसमें इम्पोर्टेंट है ये बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एसिडिटी, बेसिसिटी, और फिर आपके जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे आपने H3PO3 वगैरह का किया है, H2SO4 है, H2S2O7 है, उसमें कितना POP लिंकेज वगैरह बन रहा है, लोन पेयर कितना है, P डबल बॉन्ड O कितना है, S डबल बॉन्ड O कितना है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करिए। और ये जो प्रिपरेशन है आप लोग खुद ने बहुत बार देखा होगा कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ये एक एक्सपेरिमेंट है, लेबोरेटरी मेथड वगैरह इंडस्ट्रियल स्केल पे, तो इन्हें ध्यान में रखना आप लोगों को। तो ये सही से करके रखिएगा। हो गया? तो देखिए अब अपने पास क्या आ जाता है, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर की बात करते हैं। कंपाउंड्स ऑफ सल्फर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करेंगे। किसकी? हाइड्रोजन सल्फाइड। अब यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड है जो बेसिकली, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? H2S लिखते हैं। इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो जब भी हम आयरन सल्फाइड लेते हैं FeS और इसको हम H2SO4 में डालते हैं तो ये यहाँ पे निकलता है आयरन सल्फेट बाहर निकलता है, और इसके साथ क्या दे देगा? हाइड्रोजन सल्फाइड दे देगा। ठीक है। और ये वाला जो होता है इट इज प्रिपेयर्ड इन किप्स apparatus। किप्स apparatus। अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेंगे तो प्रॉपर्टीज में वही है आपका कलरलेस गैस विद रोटन एग स्मेल। तो बहुत बार ऐसा सवाल पूछ देता है, ये रिएक्शन दे दिया, बोल दिया कि मतलब रोटन एग स्मेल टाइप का जो फॉर्मेशन है वो कौन सा कंपाउंड है या कौन सा मॉलिक्यूल है, तो ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। कलरलेस गैस विथ रोटन एग स्मेल, रोटन एग स्मेल। ठीक है। मॉडरेटली सॉल्यूबल इन वाटर, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा लिख सकते हैं मॉडरेटली सॉल्यूबल इन वाटर, but solubility decreases with increasing temperature। टेम्परेचर इंक्रीज जैसे जैसे करेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। हो गया शिवा, फातिमा?
चलिए दूसरा लिखते हैं हम लोग पॉइंट, कि जब भी ये आपके लिड एसीटेट से रिएक्ट करता है तो ब्लैक पीपीटी बनाता है। तो इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिख लीजिएगा, इट गिव्स ब्लैक पीपीटी विथ lead acetate, it gives black ppt with lead acetate। इस रिएक्शन को भी लिख सकते हैं हम लोग CH3COO का होल ट्वाइस Pb, और इसमें हम H2S डालेंगे जो कि एसिड है, और ये क्या आपका सॉल्ट है, तो ये सीधे सीधे PbS दे देगा जो कि ब्लैक पीपीटी होगा आपका, और प्लस में आ जाएगा 2CH3COOH एसिटिक एसिड। यहाँ पे इसकी रिड्यूसिंग बिहेवियर की बात कर लेंगे। It acts as it acts as reducing a strong reducing agent, a strong reducing agent as it decomposes evolving hydrogen। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल अपने पास क्या H2S है, ये SO2 से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, और इसमें क्या चला जाएगा, S चला जाएगा, तो ये +2 से और यहाँ +4 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। फिर ऐसे ही अगर FeCl3 की बात कर लेंगे हम लोग और H2S डालेंगे हम लोग, ठीक है, और यहाँ पे ये रेडॉक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका FeCl2, और प्लस में S हो जाएगा, और प्लस में HCl हो जाएगा। ये प्रिपरेशन बहुत ही आसान है, आप लोगों के बुक्स में भी दे रखा है, बार बार इसे देखिएगा। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिटी, बेसिसिटी, उसके स्ट्रक्चर्स, और कुछ कहीं कहीं जो कंपाउंड्स बनाते हैं जैसे रोटन एग स्मेल हो गया। फिर आपको एक वहाँ पे देखिएगा कि कॉपर जो है बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है विद अमोनिया, ठीक है, CuNH3 का होल 4 का पावर +2, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। हो गया। अब देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड में देखिए क्या आ जाता है, इसको प्रिपरेशन की बात करते हैं तो S+O2 और एयर, ठीक है, इसको जला देंगे, सल्फर को बर्न कर देंगे तो सीधे सीधे क्या दे देगा, SO2 दे देगा, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम सल्फाइट है, ठीक है, यहाँ पे क्या आपके पास Na2SO3 है, और इसमें अगर एसिड डाल दिया हमने, 2HCl डाल दिया हमने, तो ये दे देगा आपका 2NaCl, और प्लस में दे देगा SO2, और फिर दे देगा आपका H2, ठीक है। और भी तरीके होते हैं बनाने का, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, SO3 NaHSO3, और इसमें HCl डाल दिया आपने तो भी ये क्या देगा, NaCl देगा, और इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड दे देगा, और फिर H2O भी रिलीज होगा, ठीक है। और भी तरीके हैं बनाने के, जैसे ZNS ले लिया आपने, ठीक है, जिंक सल्फाइड, और इसमें O2 इसको ऑक्सीडाइज करा दिया आपने, तो ये हो जाएगा ZNO, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, और प्लस में क्या दे देगा, 2SO2 दे देगा। क्लियर है? बहुत आसान है ये सारी चीजें, ये आप लोग खुद से भी कर सकते हैं प्रिपरेशन वगैरह।
ये पी ब्लॉक आज मैं पूरा समझा दूंगा आप लोगों को कैसे कैसे करना है। मेन बात ये है आप लोगों को कि आप लोगों को क्वेश्चन करने आना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर का सवाल देखा? शिवा, ओके। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल, it is heavier than air, it is heavier than air and is highly soluble in water, and is highly soluble in water। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, एसिडिक नेचर होता है इसका। एसिडिक नेचर देखेंगे तो हमारे पास क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इसमें H2O मिलाया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, H2SO3 हो जाएगा, H2SO3 हो जाएगा। ठीक है। हो जाए तो बताइएगा आप लोग। डन। ओके शिवा, आपका भी हो गया। तो देखिए यहाँ पे अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है जिसका नाम होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का एक फेमस तरीका है प्रिपेयर करने का, जिसको हम लोग कहते हैं कांटेक्ट प्रोसेस, बाय कांटेक्ट प्रोसेस। अब इसमें क्या क्या स्टेप होते हैं, सबसे पहले मैं उसे लिखवा देता हूँ। ठीक है, जो सबसे पहला स्टेप होगा आपका, बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड ओर्स, सल्फाइड ओर, ठीक है, इन एयर टू जनरेट SO2। सीधी सी बात है, जो अभी हमने सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ा है, तो पहला तरीका क्या किया था हमने, SO को बर्न कर दिया, बेसिकली SO2 बना दिया। तो इसमें भी सल्फर H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड में हमें क्या होता है, सबसे पहले SO2 बनाना होता है। तो उसी को मैंने लिखा, ये ऐसे SO2 बना देंगे। फिर SO2 को ना SO3 बनाना होता है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3। ठीक है, बाय द रिएक्शन ऑफ by the reaction with oxygen, by the reaction with oxygen। ठीक है, in the presence of catalyst V2O5, in the presence of कैटलिस्ट का नाम मैं ऊपर रेड कलर का लिख देता हूँ, V2O5। ठीक है, V2O5, इसको कंटिन्यू ही करता हूं मैं, बाय द रिएक्शन ऑफ कैटलिस्ट V2O5 एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ, कंटिन्यू करना है वहीं से, SO3 in H2SO4, in H2SO4 to give oleum, to give oleum, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H2S2O7। अगर एक बार H2S2O7 आपको मिल गया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, V2O5 हो गया। थर्ड थर्ड ये कौन सा पॉइंट है, 1 2 3,
अब हम लोग क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 in H2SO4 to give oleum which is H2S2O7। तो बेसिकली हमें देखिए स्टेप वाइज अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि S में O2 को बर्न करना है। ये बन गया अपने पास, SO2 बन गया। अब SO2 एक बार बन गया तो SO2 को हमने क्या करना है कि ये दूसरा स्टेप है, इसको O2 में डालना है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट V2O5। तो ये बन जाएगा सीधे सीधे SO3, 2SO3 बन जाएगा। और ये एक आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा SO3। अब SO3 को क्या करना है आपको, SO3 को मिलाना है H2SO4 में, जो कि आपको दे देगा ओलियम विच इज H2S2O7। और एक बार जब ओलियम आपको मिल गया, ओलियम ठीक है H2S2O7, तो इसको क्या करना है, H2S2O7 को H2O में डालना है और सीधे सीधे ये दे देगा 2H2SO4। क्लियर है। तो मैं दोबारा बता दे रहा हूं आपको, सल्फ्यूरिक एसिड को हमने बाय कांटेक्ट प्रोसेस बनाया है, ठीक है। सबसे पहले सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है, सल्फर डाइऑक्साइड को हम सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएंगे बाय द रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट V2O5। उसके बाद एब्जॉर्ब करा देंगे SO3 को H2SO4 में, जो कि ओलियम दे देगा, और ओलियम को वाटर में डालते ही अपने को क्या मिल जाएगा, H2SO4 मिल जाएगा। क्लियर है शिवा? चलिए तो यहां से लिख लीजिए आप लोग। और इसमें जो प्योरिटी होता है बेसिकली H2SO4 का, वो 96 to 98% होता है। डन, वेरी गुड। ये वाला भी लिख लीजिए आप लोग। आप लोगों का मेटलर्जी कैसा है, मेटलर्जी D&F ब्लॉग? 21 अगस्त हो गया। आप दोनों लोगों के पास बायो है? ओके। तो 12 सितंबर को नीट का पेपर है ना? ठीक है, इसे लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। डन, चलो। अब देखिए यहाँ पे बात आ जाती है आपकी, सल्फ्यूरिक एसिड हमने देख लिया कि कैसे बनता है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। कलरलेस होता है, डेंस होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज कलरलेस, डेंस, ऑयली, लिक्विड विद स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, 1.84 एट 298 केल्विन, ठीक है। ये फ्रीज हो जाता है, इट फ्रीजेस at 283 Kelvin and boils
at 611 Kelvin. It dissolves in water with the evolution of larger quantity of heat. और ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो बहुत ज्यादा मतलब हाईली एसिडिक होता है। हो गया। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे बात किसकी आती है हमारे पास, रुक जाइए, यहाँ पे अब हेलोजन फैमिली आएगा आपके पास। हेलोजन फैमिली का मतलब क्या हो गया, 17th ग्रुप, 17th ग्रुप। और इसको याद रखिएगा आप ऐसे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर क्या है आयोडीन, और फिर एक और होता है आपका एस्टेटीन होता है। ठीक है, तो हमें ज्यादातर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, फ्लोरीन और क्लोरीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, गैस होते हैं। ब्रोमीन जो होता है आपका लिक्विड होता है, और आयोडीन जो होता है आपका ये क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की जब बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज के साथ इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जितने भी हेलोजन होते हैं सारे के सारे कलर्ड होते हैं, ये वो जितने भी हेलोजन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और विजिबल रीजन में आते हैं, इस वजह से ये कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखना चाहें तो F2 जो होता है येलो कलर का होता है, Cl2 जो होता है ग्रीनिश येलो होता है, Br2 जो होता है वो रेड होता है, एंड I2 जो होता है आपका वॉयलेट होता है। तो बेसिकली ये कलर क्यों शो करता है, क्योंकि ये रेडिएशंस जो होते हैं विजिबल रीजन में उसको एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से इसमें कलर दिखते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आता है, जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात होती है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में जितने भी हेलोजेंस होते हैं बेसिकली वो सारे -1 तो शो करते ही करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल द हेलोजेंस एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि आपके पास क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की बात करें ऑल्सो एग्जिबिट +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जितने भी हेलोजन एटम्स होते हैं सारे के सारे रिएक्टिव होते हैं। ऑल द हेलोजन आर हाईली रिएक्टिव। मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर लेते हैं टू फॉर्म हेलाइड्स। ठीक है, इट रिएक्ट्स विद मेटल एंड नॉन मेटल
टू फॉर्म हैलाइड्स। ठीक है, नॉन मेटालिक हैलाइड और मेटालिक हैलाइड ये बना लेते हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को लिख लीजिए। हो जाए तो बताइएगा। डन। अब यहाँ पे लिखेंगे हेलोजन ऑक्साइड्स। हेलोजन ऑक्साइड्स। हेलोजन ऑक्साइड्स की जब बात होती है तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन दो टाइप का ही ऑक्साइड्स बनाता है, उसमें से भी एक ही स्टेबल होता है, थर्मली स्टेबल। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्लोरीन फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स। एक होता है आपका OF2 एंड दूसरा होता है O2F2। इनमें भी OF2 इज थर्मली स्टेबल, O2F2 नहीं होता, थर्मली स्टेबल एट 298 कैल। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा स्मॉल साइज होने की वजह से रिपल्सन ज्यादा होता है, तो ये कंपाउंड ज्यादा नहीं बनाता। ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिखिएगा, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया एंड आयोडीन हो गया, ये सारे के सारे बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाते हैं, फॉर्म ऑक्साइड्स इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट of these halogens vary from +1 to +7। +1 से +7 तक वैरी करता है। अगर क्लोरीन ऑक्साइड की बात करें हम लोग, तो क्लोरीन ऑक्साइड्स में आप देखेंगे कि यहाँ Cl2O भी है, ClO2 भी है, Cl2O6 भी है। ठीक है, Cl2O7 भी है। इन सब का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ भी करवाया था आपसे। तो ये सारे क्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं। जबकि ब्रोमीन ऑक्साइड्स की बात करेंगे हम लोग, ब्रोमीन ऑक्साइड्स की, तो ब्रोमीन ऑक्साइड्स में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, Br2O है। ठीक है, BrO2 है और BrO3 बनता है। ठीक है, और जब हम लोग बात करते हैं आयोडीन ऑक्साइड की, तो आयोडीन ऑक्साइड का भी देख लेते हैं हम लोग, हमारे पास क्या क्या है, I2O4 है, I2O5 है एंड I2O7। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन है, इन्हें लिख लीजिए। डन। चलिए, अब देखिए अपने पास क्या आएगा, कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन। कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन टॉपिक डालिएगा। कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस की जब बात करते हैं हम लोग, तो हमारे पास सबसे पहले पता है किसकी बात आती है, क्लोरीन गैस की बात आती है। क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का मतलब क्या हो गया, ये Cl2। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं हम लोग कि प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो देखिए बहुत अलग अलग तरीके हैं क्लोरीन गैस प्रिपेयर करने का। सबसे पहला तरीका तो यही है कि जब भी हम एसिडिक एसिड डालते हैं MnO2, एसिड क्या हो गया, H2SO4 की बात हो रही है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बाय हीटिंग क्लोराइड विथ concentrated H2SO4 in the presence of मैंगनीज ऑक्साइड डाइऑक्साइड। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। H2SO4 से 4H प्लस ले लिया मैंने, MnO2 ले लिया और इसके साथ 2X माइनस क्लोराइड आयन, X का मतलब क्लोरीन है, तो यहाँ दे देगा X2 दे देगा और ये दे देगा Mn+2 और यहाँ पे H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये तरीका होता है क्लोरीन गैस बनाने के। और भी तरीका है, जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ले लिया, CaOCl2 प्लस HCl से रिएक्ट करा दिया आपने, तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बना लिया प्लस Cl2 बना लिया प्लस H2O बना लिया। पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया, KMnO4 ले लिया आपने, ठीक है, इसमें 16 HCl से रिएक्ट करा दिया आपने, तो सीधे सीधे ये KCl दे देगा, 2 KCl दे देगा, ठीक है, और प्लस में क्या निकल जाएगा, 2MnCl2 निकल जाएगा और उसके साथ 5Cl2 निकलेगा और उसके साथ आपका 8H2O निकलेगा, ठीक है। तो इसको भी बैलेंस करना चाहें तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें मतलब किससे है, क्लोरीन गैस से, तो ये रहा क्लोरीन गैस, ये रहा क्लोरीन गैस और ये रहा क्लोरीन गैस। हो गया। फातिमा, अब देखिए अपने पास यहाँ पे क्या आएगा, डेकन्स प्रोसेस आएगा, जो कि नाम पे है, इंपॉर्टेंट है आपका, ये हो जाएगा आपका डेकन्स प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे डेकन्स प्रोसेस की जब बात करते हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या आता है, क्लोरीन गैस ही ऑब्टेंड करना है। तो बेसिकली जब भी हम क्लोराइड लेते हैं किसी चीज की, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड बाई एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन in the presence of CuCl2 कैटलिस्ट ले रहे हैं हम लोग, ये CuCl2 क्या है, कैटलिस्ट एट 723 केल्विन, इसी को हम लोग कहते हैं डेकन्स प्रोसेस, ठीक है। जब भी ऐसे, एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने ले लिया 4HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया आपने और इसको O2 कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2, ठीक है, तो ये सीधे सीधे दे देगा 2Cl प्लस 2H2O। ये होता है आपका डेकन्स प्रोसेस, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बाई एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट CuCl2, तो आपको दे देगा Cl2, ठीक है। ये पहला तरीका हो गया। फिर आ जाता है आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए सीधे सीधे हम लोग क्या ले लेते हैं, NaCl ले लेते हैं, जस्ट सपोज NaX है, ठीक है, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन में है, तो इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं इसके आयंस में, Na प्लस और एक्वस, और ये क्या हो जाएगा, X माइनस एक्वस में, ठीक है। और ये एनोड पे जब जाएगा आपका, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने कि इसका 2 मोल ले लेंगे तो ये सीधे सीधे X2 में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ये बेसिकली X2 जो है आपका, यहाँ पे ये X क्या कह रहा है, क्लोरीन के बारे में कह रहा है। तो ये होता है आपका Cl2। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी, हाइड्रोजन क्लोराइड की, ठीक है, हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड में हम बात करेंगे किसकी, HCl की बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी इसकी प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे जब आप लोग देखें, जब आप देखिएगा
कि प्रिपरेशन कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहला आ जाएगा अपने पास बाई हीटिंग a halide with concentrated acid concentrated acid। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए NaCl है और H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये सीधे सीधे दे देगा आपको NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और यहाँ पे HCl बाहर निकल जाएगा। इसी को प्रिपेयर कर रहे थे हम लोग। ठीक है, अगर जैसे सपोज NaHSO4 ले लिया आपने, फिर से NaCl से रिएक्ट करा दिया आपने। ठीक है, तो ये क्या दे देगा आपका Na2SO4 दे देगा, और प्लस में दे देगा आपका HCl, ये 550 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन हेलाइड्स बनाते हैं। चलो, अब इसमें देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज HCl की। तो HCl की प्रॉपर्टीज देखने जाएंगे तो यहाँ पता चलेगा। देखिए, इस मेथड को हम लोग सॉल्ट केक मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्ट केक मेथड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे NaHS4 बन रहा है, और NaHS4 जो होता है आपको, इसी को सॉल्ट केक कहा जाता है। ठीक है, अबव मेथड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, HCl जो होता है, इसके बारे में एक पॉइंट लिख लेते हैं। कैन नॉट बी ड्राइड ओवर P2O5 और P4O10 और क्विक लाइन CaO, क्विक लाइन, since they react with gas। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम डाल देंगे, जैसे सपोज अपने पास कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये 2HCl से रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या दे देगा आपका CaCl2 और H2। ठीक है, और P4O10 है, इसके साथ अगर रिएक्ट करा दिए 3HCl से, तो भी ये क्या दे देगा POCl3, और प्लस में दे देगा 3HPO3। तो HCl को हम ड्राई करते हैं थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग HCl इज hence dried by passing through H2SO4। हो गया। अब देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा आपके लिए, जिसको हम लोग कहते हैं सूडो हेलोजेंस और सूडो हेलाइड्स। सूडो हेलोजेंस एंड सूडो हेलाइड्स। तो यहाँ जब बात होती है सूडो हेलोजेंस और सूडो हेलाइड्स की, तो यहाँ पे फोकस करिएगा कि यहाँ पे होता क्या है एक्चुअल में। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हेलोजन की तरह बिहेव करते हैं, प्लस उनके पास एटलीस्ट 1 नाइट्रोजन एटम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे सकते हैं हम लोग सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स consisting of 2 or more atoms, 2 or more atoms of which
at least one is nitrogen atom, nitrogen has been found to behave like halogens, and they are known as pseudo halogens solids. ये डेफिनेशन लिखवा दिया हूं मैं। कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है आपका सूडो हेलो मतलब हेलोजन की तरह बिहेव करते हैं, जिसमें एटलीस्ट वन नाइट्रोजन एटम। तो सूडो हेलोजन भी लिखवा दूंगा मैं अभी आपको, और सूडो हेलोइड्स भी लिखा दूंगा आपको। फिर हम अपने इंटर हेलोजेंस कंपाउंड पढ़ेंगे, उनके प्रॉपर्टीज, फिर 17 13 ग्रुप आ जाएगा, जीरो ग्रुप। वेरी। अब देखिए यहाँ पे अपने पास, जैसे कि मैंने बताया, सूडो हेलोजेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, टॉपिक डालिएगा यहाँ पे सूडो हेलोजेंस, और इधर आ जाएगा आपके पास सूडो हेलाइड्स। तो सूडो हेलोजेंस की जब बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, Cn का होल ट्वाइस, ठीक है, SCN का होल ट्वाइस, ठीक है, SCSN का 3 का होल ट्वाइस, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सियानोहेजन, सियानोजन, सियानोजन। यहाँ आ जाएगा थायो सियानोजन, थायो सियानोजन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा अजाइडो, एक मिनट रुक जाइएगा, SCSN3 का होल ट्वाइस, ठीक है, अजाइडो कार्बन डाइसल्फाइड, ये हेलोजन की तरह एक्ट करते हैं। फिर अपने पास आ जाएगा SCCN का होल ट्वाइस, इसको हम कहते हैं सेलिनो सियानोजन, ठीक है। अब इसके हेलाइड्स की बात करें तो ये किस में चला जाएगा, Cn माइनस में लिख देंगे, ठीक है, Cn माइनस में, ये किस में चला जाएगा, SCN माइनस में, इसमें चला जाएगा SCN, SCN माइनस में चला जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे OCN माइनस भी होता है, ठीक है, NCN -2 होता है, ठीक है। और उसके बाद आ जा रहा है आपके पास N3 माइनस, ठीक है, इसका भी नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे। अपने पास Cn माइनस जो होता है सैनाइड आयन होता है, इसका नाम तो पहले ही सुना होगा आप लोगों ने। फिर थायोसियानेट आयन हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपके पास सेलिनोसियानेट, सेलिनोसियानेट, एक मिनट रुकिएगा, ओ को हटा के SC लगा देता हूँ, SC Cn माइनस सेलिनो सियानेट, ठीक है, NCN माइनस का सियानेमाइड आयन, और N3 माइनस का अजाइड आयन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अजाइड आयन। अगर आप उसको लिखना चाहती हैं OCN माइनस को, तो यहाँ लिख सकते हैं OCN माइनस को हम लोग लिखते हैं सियानेट आयन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सियानेट आयन, बहुत आसान है। हो गया, वेरी गुड। अब देखिए इंटर हेलोजन कंपाउंड पढ़ेंगे हम लोग। अब हम जब यहाँ बात करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। क्योंकि पता है हमें कि अलग अलग जो हेलोजेंस हैं उनके अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो यहाँ पे होता क्या, अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो एक दूसरे से भी रिएक्ट करते हैं। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड कैसे कैसे होते हैं, AB हो गया, AB3 हो गया, AB5 हो गया, और AB7 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के कंपाउंड के नाम लिख रहा हूँ मैं।
जैसे अपने पास आ जाएगा CLF, BRF, ICL, IF। ठीक है, यहाँ पे CLF3 का नाम सुना होगा आपने, BRF3 का नाम सुना होगा आपने, ICL3 हो जाएगा, IF3 हो जाएगा। AB5 की बात करें तो CLF5 का भी देखा होगा आपने, BRF5 हो जाता है, IF5 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बस एक 7 वाला IF7 बनाता है, जिसमें sp3d3 बनता है स्ट्रक्चर जो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए। ये सारे कंपाउंड्स जो होते हैं लिक्विड गैसेस से और सॉलिड स्टेट किसी में भी हो सकते हैं, तो गैस में जो जो होते हैं उनका लिख देता हूँ मैं। ये CLF हो गया, BRF हो गया, BRF हो गया, CLF3 हो गया, IF7 हो गया, ये सारे के सारे गैस में होते हैं। ठीक है, लिक्विड की जब बात करते हैं तो लिक्विड में दो आता है आपके पास, BRF3 और BRF5। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सॉलिड्स की बात करते हैं, तो सॉलिड्स में आ जाएगा आपके पास ICL, IBR, IF3 और आ जाएगा आपके पास ICL3। ये सारे के सारे सॉलिड में होते हैं। ठीक है, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें हम लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, कुछ हेलोजन कंपाउंड्स की तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखेंगे, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, CLF3 होगा, फिर आ जाएगा आपके पास BRF3 होगा, फिर आ जाता है आपके पास IF7 आ जाता है, फिर आ जाता है आपके पास BRF5 आ जाता है, एंड देन BRF हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो यहाँ देखिए अपने पास फातिमा, अब अपने पास जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, और यहाँ पे अपने पास सबसे ज्यादा ये अब 18th ग्रुप बचा है। ठीक है, 18th ग्रुप बहुत ही छोटा है, नेक्स्ट क्लास में ये तो एक 18th ग्रुप करना है हमें। ठीक है, उसके बाद मेटलर्जी, मेटलर्जी पढ़ के आइएगा प्लीज, और नेक्स्ट क्लास का हो सकता है क्लास में एक्सटेंड करूंगा, और फिर अपने पास एक और आ जाएगा D&F ब्लॉक। ठीक है, मेटलर्जी अगर आप पढ़ के आएंगे तो ये इजीली हो जाएगा बहुत जल्दी। D&F ब्लॉक भी ज्यादा बड़ा नहीं है, एक्सेप्शंस है, कुछ ट्रिक्स है जिसको सीखेंगे और इजीली होते जाएगा। तो 15 नेक्स्ट क्लास में ये दो चैप्टर हमें कंप्लीट करना है। ठीक है फातिमा, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, ओके, थैंक यू।